हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे करंट अफेयर्स घटनासार अर्धवार्षिकी, जो आपकी जनवरी से जून 2024 तक की करंट अफेयर्स होगी। और यहाँ पे ये हमारी टीम के द्वारा हैंड रिटन नोट्स बनाए गए हैं, जिससे आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर पाएंगे और इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके एग्जाम में सीधे पूछने की संभावना रहेगी 99% तक, वही सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। बाकी कोई भी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो एक्स्ट्रा चीज़ें अनयूज होती हैं या यूँ कहें कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी नहीं होती हैं। तो यहाँ पर आपको एग्जाम जो टारगेट करने हैं, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 का और समीक्षा अधिकारी प्रीलिम्स 2024 का, इन सभी के लिए यहाँ पे अर्धवार्षिकी की जैन से जनवरी तक जून तक की पूरी करंट अफेयर्स हैंड रिटन नोट्स में इस तरीके से प्रोवाइड कराई जाती है। हालांकि इसके लेक्चर मैंने ऑलरेडी जो है कि आपको करा दिए हैं, जिसमें नेशनल कवर हुआ, इंटरनेशनल और इकोनॉमिक्स, यूपी स्पेशल, बजट, और कल हम लोगों ने विविध वाले सेक्शन का पहला पार्ट कंप्लीट किया था, जिसमें चर्चित स्थल थे, चर्चित व्यक्ति थे, नियुक्तियां थी, कुछ अभ्यास थे, मिलिट्री एक्सरसाइज, ये सारी चीजें। तो आज हम इसी कड़ी में अगली क्लास को लेकर आए हैं। और साथ ही साथ चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। और अगर आप इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो ये पीडीएफ थोड़े से अमाउंट के साथ पेड रखी गई है, और जिसकी कंप्लीट जानकारी आपको वीडियो के नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएगी, या फिर मैं आपको एक व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले पर दे रहा हूँ, 8527594636। ये हमारी टीम व्हाट्सएप नंबर यूज करती है, वहां पे आपको सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। और कल हम लोगों ने अपनी क्लास को यहीं पर स्टॉप किया था कि योजना या आयोग वगैरह जो समितियां हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि लगातार आपने सुना होगा कि इस समय वर्तमान में परीक्षाओं की पेपर लीक की जो खबरें हैं वो लगातार आ रही हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या नीट एग्जाम हो या एनटीए एग्जाम हो या फिर आपके समीक्षा अधिकारी के पेपर ही क्यों ना हो। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए परीक्षाओं की विश्वसनीयता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए राधा कृष्णन समिति का गठन किया गया। किस नाम से गठन किया गया? राधा कृष्णन समिति। केंद्र सरकार ने इसरो के पूर्व प्रमुख डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की है। 22 जून 2024 को यह गठित की गई। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि के राधाकृष्णन कौन है? ये इसरो के पूर्व प्रमुख रह चुके हैं, चीफ रह चुके हैं। वर्तमान में इसरो चीफ कौन है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। और इनके साथ 7 सदस्यीय यह समिति गठित की गई थी, जो 22 जून 2024 को की गई थी। इसका उद्देश्य क्या रहेगा इस समिति का? तो यह समिति राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि नेशनल टेस्ट एजेंसी एनटीए की संरचना और उसका कामकाज में सुधार के साथ डाटा सुरक्षा प्रोटोकॉल पर भी सिफारिश देगी कि किस प्रकार से हम इन सभी सुरक्षा मानकों को पूरा करें, और जो एनटीए के द्वारा आयोजित चाहे नेट जेआरएफ की परीक्षा हो या किसी भी अन्य एग्जाम्स की परीक्षाएं हो, वो पेपर जो लीक हो रहे हैं, इन समस्याओं को कम किया जा सके। क्योंकि बहुत सारी जो बच्चों की मेहनत होती है, पूरा वर्ष होता है, ये सब पूरा खराब हो जाता है केवल नकल माफिया और पेपर लीक करने वाले लोगों की वजह से। तो यहां पर आप देखोगे कि समिति को 2 महीने में शिक्षा मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। तो किसको रिपोर्ट देगा? शिक्षा मंत्रालय को। और केवल 2 महीने का समय दिया गया, क्योंकि जल्दी से जल्दी इस पे काम होना चाहिए। अब यहां पर अगले पॉइंट की ओर देखते हैं, समलैंगिक मामले में स्थिति क्या है भाई समलैंगिक मामले में। हालांकि मैंने अभी एक आपको टॉपिक कराया था अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कि समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला एक और देश मैंने कराया था, इसमें ताइवान, नेपाल के बाद एक और देश कराया था। मैं नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपने नेशनल की करंट अफेयर्स करी होगी इंटरनेशनल वाली, तो आप बता देंगे। अगर नहीं किया होगा तो आप उस क्लास को जरूर देख लेना। 16 अप्रैल 2024 को केंद्र सरकार ने कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता में एक 6 सदस्यीय समिति का गठन किया। किसकी अध्यक्षता में? जो कैबिनेट सचिव है राजीव गौबा, उनकी अध्यक्षता में 6 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य अगर हम देखें तो इसके उद्देश्य की बात करते हैं तो गठन का उद्देश्य समलैंगिक समुदाय के लोगों की समस्याओं की पहचान करना और उनका समुचित समाधान निकालना। क्योंकि देखिए, वैसे भी हमारा जो समाज है पहले से ही पितृसत्तात्मक समाज रहा है। तो यहाँ पर पितृसत्तात्मक समाज में या तो पुरुष या फिर स्त्री, ये 2 ही लिंग की कल्पना की गई है। लेकिन नेचुरली या बाई गॉड उनमें, जिसमें किसकी कोई गलती भी नहीं है, फिर भी कभी कभी उनके अंदर ऐसी फीलिंग्स हो जाती है जो समलैंगिकता की तरफ आगे बढ़ते हैं, जिसको हम एलजीबीटी के नाम से भी जानते हैं, जिसमें ले होते हैं, सेक्सुअल होते हैं, गे होते हैं, ट्रांसजेंडर होते हैं। तो इनमें उनका कोई फिजिकली तो रोल प्ले होता नहीं है, वो तो नेचुरल हो जाता है। तो ऐसे लोगों के साथ हमारा समुदाय और समाज आज भी परिपक्व स्थिति में नहीं है।
परिपक्व स्थिति में नहीं है, तो उनके साथ क्या होता है, बहुत सारी समस्याएं आती हैं। हे दृष्टि से उनको देखा जाता है, उनकी समस्याओं को इग्नोर किया जाता है, उनको सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में राजीव गौबा जी की अध्यक्षता में उनकी समस्याओं पर ध्यान दिया जाएगा। साथ ही साथ जो उनके लिए अनुचित समाधान हो सकता है, समुचित, उसका प्रयास किया जाएगा। तो ये समिति थी। अब यहाँ पर चलते हैं कुछ प्रदर्शनी, सम्मेलन, मेले या महोत्सव, जैसे 50वां G7 शिखर सम्मेलन। अब देखिए ये टॉपिक फिर से यहाँ पे रिपीट हो गया। ये टॉपिक रिपीट हो गया क्योंकि मैंने इंटरनेशनल लेवल पर जो आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ाया था वहां पे पढ़ा दिया था, लेकिन कोई नहीं, दोबारा आपको पढ़ा देता हूं ताकि रिवाइज हो जाए। देखेंगे 50वां G7 शिखर सम्मेलन 13 से 15 जून के बीच इटली के अपूलिया के फसानो शहर में आयोजित किया गया था। अपूलिया के फसानो शहर में, और इसमें 7 सदस्य शामिल हुए थे। इटली, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, जर्मनी और जापान। अगर मैं इसके गठन की बात करता हूं तो 1975 में इसका गठन किया गया था। तब केवल 6 देश थे। कौन कौन से थे? अगर आप उनमें से कनाडा को हटा दोगे तो इटली, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी और फ्रांस है। लेकिन कनाडा इसमें 1976 में शामिल हो जाता है। और इसके बाद आप देखोगे कि 1998 में पहली बार इसमें रूस को भी शामिल कर लिया गया। रूस के शामिल होते ही इसको G8 कहा जाने लगा। परंतु 2014 में जब क्रीमिया युद्ध का संकट हुआ था, जिसमें रसिया ने जबरदस्ती क्रीमिया के ऊपर आक्रमण किया था, और इस वजह से G7 देशों ने इसको बाहर कर दिया रूस को, और ये फिर पुनः G7 के रूप में एस्टैब्लिश हो गया। इस बार जो इटली में सम्मेलन हुआ था, वहां पे आप देखोगे सम्मेलन में यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी शामिल थे। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी आमंत्रित किया था। तो ये भारत की ताकत है जो धीरे धीरे भारत किधर बढ़ रहा है। पहले सोचो G77 देशों में हुआ करता था भारत, विकासशील देशों में। उससे भी पहले हमारा देश 120 लोगों के सदस्यों के बीच में रहता था, जिसको हम लोग कहते हैं नैम, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। धीरे धीरे भारत ने अपनी शक्ति को मजबूत किया और आज G20 की अध्यक्षता भी कर चुका है भारत। और अब देख रहे हो आपकी G7 के बड़े बड़े देशों के साथ उसका उठना बैठना, कहते हैं ना, जैसे हम लोग कहते हैं भाई कि हमारा उस नेता के साथ उठना बैठना है, तो एक सम्मान बढ़ जाता है। तो भारत भी G7 के नेताओं के शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किए जाते हैं, आसियान में आमंत्रित किए जा रहे हैं। और G5 की जो सिक्योरिटी काउंसिल होती है उसमें भी हम फुल वीटो पावर के साथ एक नए मेंबर के रूप में इलेक्ट होने की प्रयासरत बने हुए हैं। तो ये भारत का बढ़ता कद है जो हमें हर जगह पूछा जाता है, यानी कि हर जगह हमें सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। पॉइंट करेंगे नंबर 2, भारत 6G 2024। क्या है भाई ये भारत 6G 2024? 15 मई 2024 को नई दिल्ली में संचार मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा भारत 6G 2024 प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसकी थीम थी 5G एंड बियॉन्ड कनेक्टिविटी ऑफ डिजिटल वर्ल्ड। मतलब 5G या उससे और आगे जाके हम अपनी कनेक्टिविटी के डिजिटल वर्ल्ड को और आगे इन्हांस करेंगे। तो इसको किसने शुरू किया? संचार मंत्रालय ने। इसका आयोजन कहां पे हुआ? नई दिल्ली में हुआ। नेक्स्ट है आपका विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन के बारे में अगर हम देखें तो 13 से 15 मई 2024 के बीच में नीदरलैंड के रॉटरडम में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया। ये वही रॉटरडम है जो नीदरलैंड का एक बहुत प्रमुख बंदरगाह है और राइन नदी के तट पर स्थित भी है। भारत सरकार ने जनवरी 2023 में 19,744 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ अपना राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन भी शुरू कर दिया है। तो भारत सरकार ने इससे संबंधित जब वहां पे भारत की मीटिंग भी हुई तो जनवरी 2023 में 19,744 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ भारत ने भी अपना राष्ट्रीय हरित मिशन शुरू कर रखा है। नेक्स्ट आप देखोगे 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक, जो कि 20 से 30 मई तक कोच्चि केरल में 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक और पर्यावरण संरक्षण समिति की COP26 की बैठक हुई। अब यहाँ पे देखोगे बैठक की मेजबानी कौन कर रहा था? केंद्रीय पृथ्वी मंत्रालय कर रहा था और राष्ट्रीय ध्रुवी एवं महासागर अनुसंधान केंद्र ने। तो जो आपका केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है, इसके अधीन राष्ट्रीय ध्रुवीय महासागर अनुसंधान जो केंद्र है, इसके द्वारा इसकी बैठक आयोजित की गई थी। अंटार्कटिक में भारत के नए अनुसंधान केंद्र मैत्री 2 की भी स्थापना की घोषणा कर दी गई है। ऑलरेडी भारत के इससे पहले मैत्री भी चलते हैं, हमारा एक अनुसंधान केंद्र है, मैत्री है। बाकी अब मैत्री 2 का भी यहाँ पे इनॉग्रेशन किया जाएगा, इसकी घोषणा कर दी गई है। अब देखते हैं 10वां विश्व जल मंच। थीम अगर इसकी देखें तो साझा समृद्धि के लिए जल, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि आगे आने वाले समय में सबसे बड़ा जो क्राइसिस देखने को मिलेगा वो जल का देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, 2 वर्ल्ड वार तो आपने केवल उपनिवेशों की वृद्धि के लिए किए, अपनी साम्राज्य की शक्तियों को बढ़ाने के लिए किया। लेकिन अब आप देखोगे कि वर्ल्ड वार 3 होने की अगर संभावना बनेगी तो वर्ल्ड वार 3 में जल का क्राइसिस जरूर रहेगा एक महत्वपूर्ण मुद्दा।
और इसका आयोजन 18 से 25 मई 2024 को बाली इंडोनेशिया में किया गया। तो सीधा प्रश्न बनेगा कि 10वां विश्व जल मंच का आयोजन कहां पर किया गया? बाली इंडोनेशिया में। नेक्स्ट अगर आप देखोगे कि 16वां या 16 विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 16 से 18 अप्रैल 2024 तक 16 विश्व भविष्य शिखर ऊर्जा सम्मेलन ये आपका अबू धाबी यूएई में आयोजित किया गया। तो ये कहां पे आयोजित हुआ? अबू धाबी यूएई में। नेक्स्ट आप देखोगे 5वां राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 5 से 6 मार्च 2024 को नई दिल्ली में स्थित संसद के केंद्रीय कक्ष में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा 5वां राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव आयोजित किया गया। किस किस के द्वारा यह आयोजित किया गया है? तो यहाँ पर आप देखोगे युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में। इसकी थीम क्या है कि युवा अभिव्यक्ति राष्ट्र के परिवर्तन के लिए जुड़ाव और सशक्तिकरण। मतलब युवाओं की जो अभिव्यक्तियां हैं, युवा जो अपने मुद्दे को रखना चाहते हैं, उन मुद्दों के साथ ही हम राष्ट्र का परिवर्तन भी करेंगे जो सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ बढ़ेगा आगे। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन क्या है भाई? पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन की बात कर लेते हैं। तो 21 मार्च 2024 को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के नेतृत्व में 34 देशों के नेता ब्रुसेल्स बेल्जियम में पहले परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन में एकत्रित हुए। हालांकि आपको बताते चलें, जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी होती है ये सामान्यतः समझौता करने वाले देशों के अंतर्गत परमाणु जो संयंत्र होते हैं या परमाणु जो भट्टियां होती हैं उनका मुआयना करते हैं समय समय पर। और इसने पहली बार ऐसा ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम में एक अपनी मीटिंग बुलाई जहां पे इन 34 देशों के साथ मीटिंग्स की और भविष्य में परमाणु हथियारों और परमाणु संयंत्र का दुरुपयोग होने से रोकने के लिए बातें की, चर्चा की। तो ये पहला इसका मीटिंग था। फिर यहाँ पे देखते हैं राष्ट्रीय युवा महोत्सव की बात करते हैं। युवा महोत्सव आपको पता है क्यों होता है? स्वामी विवेकानंद की जन्म तिथि के अवसर पे होता है 12 जनवरी को। यहाँ पर देखेंगे कि 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 का आयोजन 12 से 16 जनवरी 2024 को नासिक महाराष्ट्र में किया गया। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी थीम थी मेरा भारत विकसित भारत @2047 युवा के लिए युवा के द्वारा। मतलब हम अपने भारत को एक विकसित भारत बनाएंगे @2047 तक और युवा के लिए युवा के द्वारा। यानी आगे वाली जो पीढ़ी आएगी वो भी एक युवा रहेगी और हम जो आज युवा हैं अपना सहयोग करेंगे भारत के विकास में, तो हम भी एक युवा होने के नाते सहयोग करेंगे। फिर इसी के बाद हम नेक्स्ट बिंदु को देख लेते हैं मेरे दोस्त, जलवायु सम्मेलन देख लेते हैं। 12 जनवरी 2024 को मुंबई में केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। तो सीधा प्रश्न आ जाएगा कि कहां पे आयोजित हुआ और किस मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया, या फिर इसकी थीम पूछ लेगा कि भारत के लिए हरित परिवर्तन का डिकोड करना, हरित परिवर्तन में परिवर्तित करना ही इसका अंतिम उद्देश्य रहेगा। अच्छा, आपको एक और इंफॉर्मेशन बता दूं कि जल्दी ही आपको 25 सितंबर तक आई दृष्टि घटना चक्र की मैगजीन आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती आपके पास होगी कि मैं जीएस के पेपर को रिवीजन करूं या सीसेट की तैयारी करूं या फिर मैं इस करंट अफेयर्स की पढ़ाई करूं। तो उसके लिए भी आप निश्चिंत रहना मेरे दोस्त, क्योंकि जो करंट अफेयर्स रहेगा उसका भी हम लोग हैंड रिटन नोट्स इसी तरीके से इंपॉर्टेंट सारे चैप्टर, इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट्स को कवर करते हुए उसकी भी बहुत जल्दी से नोट्स बना के क्लास आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं इसके आगे वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, और इसकी पीडीएफ आप परचेस कर सकते हो। वीडियो के नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप वहां पे मैसेज करके डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो हमारी टीम से। तो देखते हैं वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट की बात। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन दुबई में 12 से 14 फरवरी 2024 के बीच हुआ और 25 से अधिक देशों ने भाग लिया। इसमें कितने देशों ने भाग लिया? 25 से अधिक देशों ने, जिसमें भारत, तुर्की और कतर को गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया गया है। पीएम मोदी जी ने इसमें हिस्सा लिया और इसका जो थीम था भविष्य की सरकारों को आकार देना, यानी कि शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट। कहने का मतलब है कि विश्व में आज भी बहुत सारी सरकारें ऐसी हैं जो अलोकतांत्रिक स्वरूप को धारण किए हुए हैं, जनता के हितों और राज्य के कल्याणकारी स्वरूप को पीछे धकेल रही हैं, यानी इन पे कोई काम ही नहीं कर रही हैं। तो इसीलिए दुबई में इस आयोजन को आयोजित किया गया, जिसमें भारत जैसे सबसे बड़े दुनिया के लोकतांत्रिक देश को भी बुलाया गया और यहां से बहुत कुछ सीखने को भारत के द्वारा मिला है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बिंदुओं पर।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बात करते हैं तो आईआईटी बॉम्बे और टीसीएस भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप बनाएंगे। टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और आईआईटी बॉम्बे, ये आईटीआई नहीं आईआईटी बॉम्बे होगा यहाँ पे। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे आईआईटी ने भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर विकसित करने के लिए टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ समझौता 2024 को कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनेगा कि भाई क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप बनाने के लिए किन दो संगठनों ने आपस में समझौता किया? तो आईआईटी बॉम्बे और टीसीएस के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे, भारत की पहली स्वदेशी कार्ट सेल थेरेपी का शुभारंभ हुआ, यानी CAR अलग रहेगा यहाँ पे, इस तरीके से आपको लिखना CAR, और टी सेल इस तरीके से इसका नाम रखा गया है। कैसे रखा गया है देखो, इसकी फुल फॉर्म भी है, ठीक है, कार टी सेल थेरेपी, ये इस तरीके से लिखा जाएगा। और इसके बारे में अगर हम बात करें तो 4 अप्रैल 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कैंसर के इलाज के लिए भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित जीन थेरेपी CAR टी या कार्ट सेल का शुभारंभ किया। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि भारत में आज बहुत सारे मामले कैंसर के देखने को मिल रहे हैं। हर 5 में से 1 व्यक्ति कैंसर से पीड़ित है, क्योंकि भारत में आज भी तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट का बहुत बड़े स्तर पर सेवन किया जाता है, जिसकी वजह से लोगों को कैंसर की बीमारियां हो रही हैं। और भी ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं जिनसे कैंसर की बीमारियां हो रही हैं। तो कैंसर के लिए एक स्वदेशी रूप से विकसित जीन थेरेपी बहुत सस्ते दाम में, बहुत सस्ती तरीके से लोगों को अवेलेबल होनी जरूरी थी, और इसी मामले में ये शुभारंभ किया गया है। इसको बनाने वाले जो संस्थान है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे और टाटा मेमोरियल अस्पताल के समन्वय से विकसित किया गया है। आपको पता है कि मुंबई में टाटा हॉस्पिटल सबसे बड़ा चलता है, एक टिस यूनिवर्सिटी भी है वहाँ पे, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की, तो उसका एक कैंसर हॉस्पिटल है। तो आईआईटी बॉम्बे और टाटा हॉस्पिटल, इन दोनों ने कोऑर्डिनेशन करके इस जीन थेरेपी को डेवलप किया है। आईआईटी बॉम्बे में कैंसर उपचार के लिए स्थापित किया जाएगा, कहां पर? आईआईटी बॉम्बे में। और CAR टी सेल थेरेपी मेक इन इंडिया पहल का ही एक उदाहरण है, क्योंकि पूरी तरीके से स्वदेशी स्तर पे विकसित की गई है। फिर यहां पर देखोगे, कार टी सेल थेरेपी का अर्थ होता है काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी। अर्थात क्या हो गया? काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी, इसी का पूरा नाम है, जो कैंसर कोशिकाओं का पता लगाने और उन्हें नष्ट करने की क्षमता बढ़ाने के लिए रोगी की स्वयं की टी कोशिकाओं का उपयोग करेगी। मतलब क्या हो गया? जैसे जनरली क्या होता है कि कैंसर कोशिकाओं को डैमेज करने के लिए हमें बाहर से अल्ट्रावायलेट रेज से जो है कि आपकी थेरेपी करनी पड़ती है, जिसे हम लोग कीमोथेरेपी भी कहते हैं। लेकिन इस थेरेपी के द्वारा क्या होगा? जो कैंसर वाली कोशिकाएं हैं उनकी ही क्षमता को बढ़ाया जाएगा, जिससे वो अपने रोगी जो हैं वो स्वयं को क्या करेंगे? टी सेल जो उनकी बॉडी में होती है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, उसकी शक्ति को बढ़ाकर अपने आप ही लड़ने का प्रयास करेंगे, जिससे कैंसर को समाप्त किया जा सके। अब चलते हैं, हम आगे का टॉपिक देख लेते हैं। इसमें और भी कुछ है? हाँ बिल्कुल है। नहीं, यहां पर ये रहा दोस्तों, ये पॉइंट अभी छूट रहा था। क्या पॉइंट है आपका? टोक्यो विश्वविद्यालय ने चिली में दुनिया की सबसे ऊंची वेधशाला का उद्घाटन किया। टोक्यो विश्वविद्यालय कहाँ का है? जापान का है। हम यहाँ पर देखते हैं कि मई 2024 में टोक्यो विश्वविद्यालय ने अटकामा वेधशाला TAO अर्थात टोक्यो यूनिवर्सिटी ने क्या किया? अटकामा विश्वविद्यालय मतलब वेधशाला का उद्घाटन किया। और ये अटकामा मरुस्थल कहाँ है? चिली, जो कि आपने मेरे साथ जब साउथ अमेरिका की मैपिंग की होगी तो पश्चिमी तट पर मैंने आपको पढ़ा था अटकामा मरुस्थल, जहाँ पे घोस्ट टाउन, कलीचे के भंडार, ये सारी बातें याद आ रही होंगी आपको, जिसे दुनिया की सबसे ऊंची वेधशाला होने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित भी किया गया है। और अति आधुनिक उपकरण ब्रह्मांड की मौलिक प्रकृति की खोज पर ध्यान केंद्रित है। अच्छा, इससे पहले एक और दुनिया की सबसे ऊंची वेधशाला निर्मित की गई थी रसिया के द्वारा। वो कौन से दो देश में थी? इक्वाडोर या कोलंबिया? शायद कोलंबिया थी, इसी में से किसी एक देश पर स्थित थी। अब बात करेंगे दुनिया का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन कौन सा होता है जो आप यूज करते हो लिखने के लिए? तो इसको भी दोस्तों बायोडिग्रेडेबल बनाया गया है। आप सोचो, अपनी लाइफ में आप 60 साल की उम्र में और लगभग क्लास 6 या 7 से जब से आप पेन से लिखना यूज करते हो, उससे पहले तो आप पेंसिल से लिखते हो, कितने हजार पेन आपने खर्च कर दिए होंगे। मैं सही बता रहा हूँ, हजारों में। अगर आप प्रिपरेशन के दौरान है, मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे होगे, तो मेंस आंसर राइटिंग छोड़ो, पूरी प्रिपरेशन में जो आपने कोचिंग की होगी या ऑनलाइन क्लासेस की होंगी, नोट्स बनाए होंगे, तभी आपने करीब 400-500 पेन आपने खराब कर दिए होंगे। मैंने तो कर चुका हूँ, 400-500 पेन से ऊपर ही मैंने खर्च कर दिए। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। भारत में हर बच्चे को शिक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है, हर बच्चे को पेन की आवश्यकता है। और पेन आप देखोगे प्लास्टिक से भी बनते हैं, कांच से भी बनते हैं,
ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉल्यूशन का कारण बन रहा है प्रदूषण। अपने आसपास होने वाली हर छोटी चीजों को ऑब्जर्व करोगे ना, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ, कहाँ पे हम प्रदूषण बढ़ा रहे हैं। तो भारत में दुनिया का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन लॉन्च किया गया है। इसमें गैर विषाक्त स्याही, यानी कि जो हम पेन में जो स्याही भरते हैं, जब उसे कॉपी पर लिखते तो आपने देखा होगा कई बार स्याही से स्मेल भी आती है, बहुत अच्छी खुशबू भी आती है। तो ये भी तो कहीं ना कहीं एक हानिकारक विषाक्त है। लेकिन इस डिग्रेडेबल पेन में गैर हानिकारक विषाक्त, यानी कि गैर विषाक्त स्याही और पुनर्नवीनीकृत कागज से बने रिफिल का भी प्रयोग किया जाता है, यानी उस रिफिल को आप रीयूज कर सकते हो। और अभी जो पेन में रिफिल आती है वो प्लास्टिक की होती है, नहीं हो पाता। और इसका जो बाहरी हिस्सा है वो बांस, कागज या धातु से चुना जा सकता है, और धातु को भी आप रीयूज कर सकते हो, कागज को भी, बांस को भी। तो काफी अच्छा इनिशिएटिव है और दुनिया का पहला ऐसा डिग्रेडेबल या पेन तैयार किया गया है। बात करते हैं अटलांटिक तट पर गहरे समुद्र में प्रवाल भित्ति का मानचित्रण किया जा रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका के शोधकर्ताओं ने अंडर वाटर मैपिंग तकनीक का उपयोग करके अमेरिका के अटलांटिक तट के पास गहरे समुद्र में सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति का मानचित्रण किया है। फ्लोरिडा से दक्षिणी कैरोलिना तक चट्टान की लंबाई लगभग 310 मील यानी कि 499 किलोमीटर है, और इन्हें समुद्र का उष्ण कटिबंधीय वर्षावन भी माना जाता है, क्योंकि ये पूरी की पूरी एक प्रवाल भित्ति की चैन बनी हुई है। और आपको पता है मैं ये कहाँ की बात कर रहा हूँ, अमेरिका के अटलांटिक तट की। अर्थात हम बात करेंगे अमेरिका और कनाडा के तट पे, जहां पे फ्लोरिडा की जलधारा मिलती है, एंटिलीज की जलधारा है, लेब्राडोर की जलधारा आके मिलती है। लेकिन इसमें क्या करा है, फ्लोरिडा से आप जब नीचे जो लटका हुआ एक पेनिनसुला है फ्लोरिडा, वहां से जब दक्षिणी कैरोलिना तक जाओगे ना, तो लगभग ये डिस्टेंस पूरी कवर कर लोगे। क्लियर है। अब आगे चलते हैं, आईआईटी कानपुर का क्या मामला भैया, देख लेते हैं। यूपी स्पेशल भी बनेगा ये प्रश्न। आईआईटी कानपुर ने देश की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट सुविधा का विकास किया है। इसमें क्या होगा कि आईआईटी कानपुर के शोधार्थियों ने फरवरी 2024 में देश की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट सुविधा का सफल परीक्षण कर लिया। तो ये पहली सुविधा रहेगी ऐसी। और अगर हम बात करें तो इस तकनीक की सुविधा से हाइपरसोनिक क्रूज को सटीक निशाना लगाने के लिए तैयार किया जा सकेगा। हाइपरसोनिक तकनीक जो कि समुद्र में होती है, और इस क्रूज को सटीक निशाना लगाने के लिए भी तैयार किया जा सकेगा। आईआईटी कानपुर में स्थापित 24 मीटर लंबी टनल S2 को जिगर थांडा नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? जिगर थांडा। अब चलते हैं हम अंतरिक्ष वाले संबंधित में, यानी अंतरिक्ष से रिलेटेड भी कुछ टॉपिक हमारे इंपॉर्टेंट होंगे, हम उसे भी डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या नए नए इनोवेशन हमारे वर्ल्ड के स्तर पे और भारत के स्तर पे इसरो के द्वारा किए जा रहे हैं। तो देख लेते हैं, एक एक पॉइंट करके हम यहाँ पे समझते हैं। यहां अगर हम देखते हैं कि अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा अग्निबाण रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया। दो बातें आ रही हैं, एक तो अग्निबाण एक रॉकेट है, इसका सफल परीक्षण किया गया है, और अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा, तो दोनों को पढ़ेंगे। अंतरिक्ष स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने देश के पहले निजी लॉन्च पैड से दुनिया के पहले सिंगल पीस स्वदेशी 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट अग्निबाण का सफल परीक्षण किया है। तो पहली बात कि ये जो क्रायोजेनिक रॉकेट है अग्निबाण, ये 3D प्रिंटेड है, सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट। और दूसरी चीज, ये आपका देश का पहला जो निजी लॉन्च पैड है वहां से लॉन्च किया गया, दुनिया का पहला सिंगल पीस स्वदेशी 3D प्रिंटेड। और स्टार्टअप कौन सा है? प्राइवेट एजेंसी है ये, अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा। अगर हम बात करें कि निजी स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस के बाद चेन्नई की अग्निकुल कॉस्मोस यह सफलता प्राप्त करने वाली दूसरी कंपनी बन गई, क्योंकि भारत सरकार की अब यह योजना है कि अंतरिक्ष से जुड़े हुए मिशनों को, क्योंकि अब धीरे धीरे आगामी समय में अंतरिक्ष की तकनीक जो है कि ज्यादा तेजी से बढ़ेगी, तो बहुत सारा बर्डन अकेले इसरो के ऊपर आ जाएगा, और इसरो इतना सारा काम न कर पाने की वजह से हो सकता है हमारा देश पिछड़ जाएगा इस तकनीक में। तो भारत सरकार के द्वारा लगातार प्राइवेट सेक्टर जो निजी स्टार्टअप हैं उनको भी नए नए सब्सिडी के माध्यम से बढ़ावा दिया जा रहा है कि आप भी अंतरिक्ष मिशन में हमारा सहयोग करें। तो इस तरीके से दो आपने देखे कि अंतरिक्ष मिशन से संबंधित प्राइवेट स्टार्टअप है, निजी स्टार्टअप। पहला स्काई रूट एरोस्पेस जो पिछली साल जो है कि चर्चा में था, और अब हमारा चेन्नई की अग्निकुल कॉस्मोस, ये दूसरी कंपनी है निजी मतलब कि स्टार्टअप से। और भारत का पहला एकमात्र निजी लॉन्च पैड धनुष हो गया। क्या नाम है इसका? धनुष। अभी आपने देखा होगा कि सतीश जो हरिकोटा धवन जो होता है, सतीश धवन हरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र, वहां से लॉन्च किया जाता है, तो वो तो सरकारी हो गया। लेकिन ये अब एक निजी लॉन्च पैड है धनुष, यहां से भी बहुत सारी मिसाइल्स को, रॉकेट को लॉन्च किया जा सकता है। इससे क्या होगा कि लॉन्च पैड की जो व्यस्तता है उसमें थोड़ी सी गिरावट आएगी, और हम प्राइवेट सेक्टर के लॉन्च पैड पे भी काम कर सकेंगे।
फिर आगे देखते हैं नासा के प्री फायर मिशन। प्री फायर मिशन से संबंधित क्या जानकारी है कि नासा ने प्री फायर मिशन के तहत छोटा जलवायु उपग्रह लॉन्च किया है। नासा ने 25 मई 2024 को न्यूजीलैंड माहिया से लॉन्च किया। प्री फायर इस तरीके से इसकी स्पेलिंग रहेगी और यह दूर अवरक्त प्रयोग में ध्रुवीय विकिरण ऊर्जा नामक मिशन का उद्देश्य पृथ्वी के ध्रुवों पर ऊष्मा उत्सर्जन का अध्ययन करना है कि ये जो पृथ्वी के ध्रुव है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जो 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ है, यहाँ पे हीट उत्सर्जित कैसे होती है, क्योंकि ये तो सामान्यतः ठंडे पाए जाते हैं जहाँ पे बर्फ और ग्लेशियर जमी हुई है, लेकिन यहाँ पर भी तो हीट उत्सर्जन हो रहा है, तभी तो यहाँ के जो ग्लेशियर वगैरह वो तेजी से पिघल रहे हैं। एक कारण हो सकता है इसमें कि ग्लोबल वार्मिंग हो, लेकिन फिर भी रीजनल स्तर पे भी वहां पे हीट का उत्सर्जन हो रहा है। तो उसी हीट उत्सर्जन को पता करने के लिए प्री फायर मिशन नासा ने लॉन्च किया है। तो नासा के प्री फायर की जो फुल फॉर्म है, पोलर रेडिएंट एनर्जी इन द फॉर इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट मिशन में 2 छोटे आकार के सैटेलाइट भी लगाए गए हैं। तो प्री फायर का उद्देश्य आपने समझ लिया कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल की जानकारी लेनी है। नेक्स्ट आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि अंतरराष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन के निर्माण को मंजूरी। क्या है भाई अंतरराष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन के निर्माण को मंजूरी? अभी हाल ही में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जी ने चीन के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन बनाने की योजना को जून 2024 में मंजूरी दे दी है और यह योजना चीन और रूस दोनों मिलकर चलाएंगे। परियोजना के पहले चरण में 2035 तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में एक बुनियादी स्टेशन का निर्माण किया जाना है, जो कि इसके नाम में ही दिख रहा है, अंतरिक्ष चंद्र अनुसंधान स्टेशन। अब यहां से सीधा प्रश्न क्या बनेगा कि अभी हाल ही में किन 2 देशों ने इसकी घोषणा की कि वो मतलब अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन के निर्माण को मंजूरी देंगे। कभी कभी होता है ना कि जुबान फंस जाती है कि हम जो शब्द बोलना भी चाहते हैं बोल नहीं पाते हैं। तो इसके लिए अगर आप देखोगे तो रूस के राष्ट्रपति हो गए आपके व्लादिमीर पुतिन और चीन के वही आपके, पता है ना आपको कौन है चीन के? शी जिनपिंग। क्या नाम है? शी जिनपिंग। आगे देखते हैं रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनेनेंको के नाम अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरा करने का भी एक रिकॉर्ड बन गया है। तो यहां पर आप देखोगे कि रूसी कॉस्मोनॉट ओलेग कोनेनेंको ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी कि ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 1000 दिन पूरा करने वाले दुनिया के पहले अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं। और इनसे पूर्व यह रिकॉर्ड रूस के ही एक गेनाडी पडाल्का 878 के दिन के नाम था, यानी 878 दिन तक वो भी रुके हुए थे, जो रूस के ही एक अंतरिक्ष यात्री थे गेनाडी पडाल्का। लेकिन अब जो ओलेग कोनेनेंको के नाम है वो आपको देखने को मिलेगा किस नाम से? ये ऑलरेडी आपको देखने को मिल गया 1000 दिन के रिकॉर्ड हो गए। और जब तक ये वापस आएंगे ना अंतरिक्ष से, तब अगर हम उसे भी काउंट कर लें तो अंतरिक्ष स्टेशन से ओलेग की जो वापसी होगी सितंबर 2024 में होगी और तब तक वे इस कक्षा में लगभग 1110 दिन बिता चुके होंगे। तो 1000 छोड़ो दोस्तों, 1110 दिन बिताने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बन जाएंगे ये, तो ये भी याद रख लेना। अब चलते हैं, मंगल क्रेटर का नाम भारतीय नामों पर रखा गया। कैसे रखा गया है? तो मंगल ग्रह पे अगर हम देखते हैं तो आपको याद होगा कि अभी एक प्रश्न भी पूछा गया था समीक्षा अधिकारी में कि मंगल ग्रह का जो मिशन था वो कब गया था? 2013 में गया था। अब 2013 में गया था, तो अब इसके बाद आगे बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU यानी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने मंगल ग्रह के पश्चिमी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के पास स्थित थॉरिस ज्वालामुखी क्षेत्र के भीतर स्थित जो 3 नए क्रेटरों का नाम भारत के विज्ञान समुदाय और भारतीय स्थानों पर रखे हैं। तो कहां पर रखे जा रहे हैं? पहली चीज की एक थॉरिस ज्वालामुखी क्षेत्र है, उसमें 3 क्रेटर पाए जाते हैं। क्रेटर क्या होते हैं? जो ज्वालामुखी जहां से निकलता है ना, जिस वेंट यानी कि नली से निकलता है, तो ऊपर एक गहरा गड्ढा बन जाता है कुछ इस तरीके का। मैं आपको बना के दिखाता हूं, कुछ इस तरीके का। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ज्वालामुखी इधर नीचे से निकल रहा होता है ऊपर की ओर ज्वालामुखी निकल रहा होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये क्रेटर हो जाता है और ये गड्ढा बन जाता है और इसमें अगर पानी भर जाए तो इसी को हम क्रेटर झील कह देते हैं। तो इसी क्रेटर के नाम रखे गए हैं। क्या क्या नाम रखे गए हैं? अगर आप देखोगे जो सबसे बड़ा क्रेटर है उसका नाम रखा गया प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पर, लाल क्रेटर कह दिया गया उसे। और मुरसान क्रेटर का नाम भारत के यूपी के मुरसान शहर के नाम से लिया गया है, और जबकि हिल्सा क्रेटर का नाम बिहार के हिल्सा शहर के नाम से लिया गया। तो यूपी के लिए भी एक अद्भुत बात हो गई कि मंगल ग्रह पे हमने अपना झंडा गाड़ दिया, यूपी वालों ने भी। मुरसान शहर किस जिले के अंतर्गत आता है बता देना। और साथ ही साथ आप देखोगे हिल्सा क्रेटर जो बिहार में आता है। तो ये 3 नाम आपको देखने को मिल चुके हैं। अब यहाँ पे मुरसान
देखो मैंने खुद यहाँ पे लिख दिया है, मुरसान जहाँ हाथरस जिले में स्थित, वहीं हिल्सा नालंदा जिले में स्थित है। तो मुरसान कहाँ पे स्थित है? हाथरस में। और हाथरस का जीआई टैग किसे मिला हुआ है? हींग को मिला हुआ है। किसको मिला है दोस्तों? हींग, क्योंकि वहां की हींग बहुत ही अच्छी मानी जाती है। और हिल्सा नालंदा में आता है। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर, गोपी थोटाकुरे की तरफ। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे कि गोपी थोटाकुरा अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय और पहले अंतरिक्ष पर्यटक बन चुके हैं। यहाँ पर बात समझ लो कि ये किसी मिशन को लेकर नहीं जा रहे, बल्कि पर्यटन के तौर पे जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं। इनका मन था कि हम अंतरिक्ष को देख के आए, जरा काला कैसा दिखता है अंतरिक्ष, कैसे उसमें स्टार काम करते हैं। ये एक पर्यटक के तौर पे जा रहे हैं। मूलतः आंध्र प्रदेश के रहने वाले उद्यमी और पायलट गोपी थोटाकुरे अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय हो चुके हैं, यानी इससे पहले और जा चुके हैं और पहले अंतरिक्ष पर्यटक बन गए। अच्छा, ये पेशे से खुद भी पायलट हैं दोस्तों, और उन्हें अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस के ब्लू ओरिजिन से NS-25 मिशन के लिए 6 सदस्यों के चालक दल के रूप में चुना है, यानी ये खुद चालक के रूप में रहेंगे। न्यू शेपर्ड रॉकेट ब्लू ओरिजिन द्वारा अंतरिक्ष पर्यटन के लिए विकसित पूरी तरह से पुनः प्रयोग होने वाला उपकक्षीय प्रक्षेपण यान है, यानी ये रीयूजेबल व्हीकल रहेगा, यानी एक बार जाएगा वहां से घूम फिर के लोग वापस आ जाएंगे। फिर उसमें थोड़ा बहुत अगर कुछ गड़बड़ी आ गई होगी, कुछ इंजन में, कुछ उसकी प्रोडक्टिविटी में, तो उसकी क्षमता को दोबारा सुधार करके कम पैसों में ही उसे दोबारा एक मिशन के लिए तैयार कर लिया जाएगा। इसी को कहते हैं पुनः प्रयोग होने वाले लॉन्च व्हीकल, या यूं कहे कि जो आपके रॉकेट होते हैं। तो आपने इस चीज को समझ लिया, इनका नाम समझ लिया, आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। और किस लिए जा रहे हैं? क्योंकि जेफ बेजोस की जो कंपनी है ब्लू ओरिजिन NS-25 मिशन के लिए 6 सदस्यों में इन्हें भी चुन लिया गया है। और इससे पहले की अगर हम बात करें तो सन 1984 में भारतीय सेना के विंग कमांडर राकेश शर्मा जी के बाद गोपी थोटाकुरा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक और दूसरे भारतीय अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं। आप लोग हमेशा इनको रटते रहोगे कि पहले भारतीय व्यक्ति जो अंतरिक्ष में गए उनका नाम राकेश शर्मा है, और दूसरे अब याद रखेंगे आप गोपी थोटाकुरे। चलते हैं पाकिस्तान भैया की बात कर लेते हैं, क्या इन्होंने किया है, कौन सी इन्होंने उपलब्धि हासिल कर ली। पाकिस्तान के द्वारा फतह सेकंड रॉकेट प्रणाली का सफल परीक्षण किया। ये खाली नाम में ही बस फतह रख सकते हैं, असल में इन्होंने अपनी जिंदगी और अपने देश में कोई फतह हासिल की ही नहीं है, केवल और केवल अपने देशवासियों का बेड़ा गर्क किया है। तो बस ये लोग नाम में ही खुश हो जाते हैं फतह रख के। अगला पॉइंट है आपका भारत का पहला निजी क्षेत्र द्वारा निर्मित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, जिसको TSAT-1A का सफल प्रक्षेपण किया गया है। टाटा सन्स की सहायक कंपनी एक है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने अपने सब मीटर रेजोल्यूशन ऑप्टिकल उपग्रह TSAT-1A की अंतरिक्ष में सफल तैनाती की घोषणा की है, और भारत का पहला निजी क्षेत्र द्वारा निर्मित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह द्वारा माना जा रहा है। अभी तक केवल इसरो द्वारा ऐसे उपग्रहों का निर्माण और प्रक्षेपण किया जाता था। अब यहाँ पर आपको एक कंफ्यूजन भी हो सकता है कि सर समझ में नहीं आया। देखिए, मैंने अभी तक आपको बताया था कि स्टार्टअप जो आपके लॉन्च व्हीकल मिशन को संपन्न करेंगे, जैसे स्काई रूट का मैंने बताया, फिर अभी आपने अग्निकुल कॉस्मोस का देख लिया, ये दोनों तो एक निजी तौर पे स्टार्टअप है जो लॉन्च व्हीकल वगैरह मिशनों को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन यहाँ जो आप पढ़ रहे हो, ये पृथ्वी का अवलोकन करने वाले उपग्रह को तैयार किया गया टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड कंपनी के द्वारा। और ऐसा ये जो उपग्रह है, सैटेलाइट है, इस तरीके के काम जो करता था पहले इसरो करता था। ये पहला अभी तक का माना जा रहा है जो प्राइवेट कंपनी के द्वारा या निजी क्षेत्र के द्वारा इसको किया जा रहा है। अब इससे भारत सरकार को सूचना भी मिलती रहेगी और साथ ही साथ इसरो के ऊपर बर्डन भी कम हो गया। निजी क्षेत्र के लोग हैं वो अपना जो भी चार्ज बनेगा वो भारत सरकार से ले सकते हैं सूचना देने का, या फिर टाटा जो कंपनी है, टाटा के जो मैनेजर है, टाटा के जो अध्यक्ष हैं, संस्थापक हैं, वो हमेशा चैरिटी के लिए जाने जाते हैं। तो क्या पता इसकी जितनी भी जानकारी इनको मिले वो भारत को मुफ्त में प्रोवाइड करा दें, तो इसरो का पैसा भी बचेगा, सरकार का पैसा बचेगा, प्लस वो अपने अलग से अगले मिशन की ओर उन्मुख रहेगा, ज्यादातर जो है कि उस पर काम कर पाएगा। फिर आगे आप और यहाँ पर देखेंगे कि इस उपग्रह को स्पेस एक्स के फाल्कन 9 द्वारा बैंड वैगन 1 मिशन के हिस्से के रूप में 7 अप्रैल 2024 को अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर से क्या किया गया, प्रक्षेपित किया गया। अर्थात टाटा का ये जो उपग्रह था पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, ये कहाँ से भेजा गया है, तो ये स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा भेजा गया अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर के द्वारा। नेक्स्ट आप देखोगे चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थल शिव शक्ति को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की मंजूरी भी मिल गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस पॉइंट को शिव शक्ति बिंदु दिया गया था नाम। लेकिन हमारे कह देने से ही विश्व के स्तर पर उसे शिव शक्ति नहीं माना जाएगा जब तक इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन
यानी अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के द्वारा इसको मान्यता न मिले। तो इसी पर हम बात कर रहे हैं कि भारत के चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जिस स्थल पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी, उस स्थल को शिव शक्ति का नाम दिया गया था मोदी जी के द्वारा, और 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा भी की गई है। और अब फाइनली 19 मार्च 2024 को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने लैंडिंग स्थल को शिव शक्ति पॉइंट की मान्यता दे दी है। तो विश्व के स्तर पे उस स्थल का नाम क्या हो गया आजीवन के लिए? शिव शक्ति स्थल। आगे बात करेंगे स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा, जो कि विक्रम रॉकेट के दूसरे चरण का सफल परीक्षण इससे पहले ही ऑलरेडी कर चुकी है। ये हैदराबाद स्थित स्टार्टअप कंपनी रॉकेट प्रक्षेपण करने वाली देश की निजी क्षेत्र की पहली कंपनी है। स्काई रूट एरोस्पेस ने अपने विक्रम रॉकेट के द्वारा दूसरे चरण का सफल परीक्षण 28 मार्च 2024 को कंप्लीट कर लिया। अब यहां पर एक बात आपने ध्यान दी, क्या बात थी कि निजी क्षेत्र की पहली कंपनी है, क्या नाम है? स्काई रूट एरोस्पेस, जो कि लॉन्च व्हीकल को काम करती है, यानी कि प्रक्षेपण करने का काम करती है। और दूसरी अभी कौन सी पड़ी? अग्निकुल कॉस्मोस, जिसने अग्निबाण को लॉन्च किया। तो दूसरी कंपनी कौन सी हो गई? अग्निकुल कॉस्मोस। तो ये प्राइवेट जो निजी क्षेत्र एंट्री कर रहा है हमारे अंतरिक्ष मिशन की ओर, जो भारत का सहयोग कर रहे हैं, तो हो सकता है यहां से प्रश्न बनने की संभावना बन जाएगी। स्काई रूट एरोस्पेस ने के विक्रम रॉकेट का नामकरण भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक श्री विक्रम साराभाई के नाम पर किया गया है। वहीं इसके दूसरे चरण को एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर कलाम 250 नाम दिया गया है। बात करते हैं, जापान चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया है। जापान का चंद्रमा मून स्नाइपर 19 जनवरी 2024 को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतर चुका है। इस तरह जापान ने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया। इससे पहले आपका रूस है, यूएसए है, चाइना है, भारत है। भारत ने तो अभी 23 अगस्त को ही तो किया था सॉफ्ट लैंडिंग, तो उसके बाद अब जापान का नंबर आ गया। अच्छा, भारत के इसरो के द्वारा एक आदित्य L1 मिशन को भी स्थापित किया गया है। क्या है आदित्य L1? 6 जनवरी 2024 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने सूर्य मिशन, जिसको हम आदित्य L1, क्योंकि सूर्य का एक समानार्थी नाम क्या होता है? पर्यायवाची, आदित्य भी हम कहते हैं यहाँ पर। तो इस उपग्रह को लैग्रेंज पॉइंट 1 की हेलो ऑर्बिट में सफलतापूर्वक स्थापित किया है। हमारे पूरे सौरमंडल में कितने लैग्रेंज पॉइंट है? 5 लैग्रेंज बिंदु हैं, लेकिन भारत ने लैग्रेंज पॉइंट 1 पे स्थापित किया। यह एक ऐसा बिंदु होता है जहां पर पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो 0 हो जाता है। और इसका एक फायदा होता है कि यहाँ पे जिस भी उपग्रह को स्थापित करोगे वो यहीं पर लटका रहेगा, यहीं पर झूलता रहेगा और यहीं से पूरे अध्ययन को कवर करेगा। न तो सूर्य की गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में जाएगा और न ही वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में आएगा। इसी को कहते हैं लैग्रेंज पॉइंट, जहां पर 2 बड़े बड़े ग्रहों के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल 0 हो जाता है। अब चलते हैं आगे, देख लेते हैं कि आदित्य L1 2 सितंबर 2023 को PSLV C57 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया। ये याद रख लेना C57, और इस मिशन की अवधि लगभग 5 वर्ष की तय की गई है। उद्देश्य क्या है कि सौर मंडल, विशेष रूप से क्रोमोस्फीयर और कोरोना का अध्ययन करना ही इसमें महत्वपूर्ण रूप से शामिल किया गया है। तो यहाँ तक का हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। अब हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में। आप लोग परेशान मत होइए, जल्दी ही ये आपकी क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी, क्योंकि कल हम लोग डिफेंस को पढ़ेंगे, कुछ इंटरनेशनल जो प्राइज मिले हुए हैं उसको पढ़ेंगे, और पूरी कोशिश करेंगे कि कल हम लोग स्पोर्ट्स वाले टॉपिक को भी कवर कर ले जाए। क्योंकि देखिए करंट अफेयर्स क्या होता है ना, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड होता है, और एक दिन में 40 से 45 मिनट की क्लास भी डाइजेस्ट कर पाना एक बड़ी चीज़ हो जाती है। क्योंकि आप जीएस दिन भर पढ़ रहे हो, टेस्ट पेपर पढ़ रहे हो, दिन भर रिवीजन कर रहे हो, सीसैट कर रहे हो, हिंदी पढ़ रहे हो, बहुत कुछ चीज़ें होती है। लेकिन उसी के साथ आप समय रहते धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा आधे घंटे 40 मिनट की क्लास को देख लीजिए करंट अफेयर्स भी, तो वो भी आपका तैयार हो जाएगा। और अगर आपके पास ये हमारी PDF होगी तो और बेस्ट है, क्योंकि वहाँ से आप इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट करके लास्ट टाइम में जो कहते हैं ना अक्टूबर के फर्स्ट वीक से लास्ट वीक तक पूरा रिवीजन कर लेंगे, तो करंट अफेयर्स का कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। क्योंकि इतना ही बेस्ट है, बस ये करंट अफेयर्स और आई दृष्टि। अगर आपने मंथली मैगजीन फॉलो की तो वो तो सबसे बेस्ट है। अगर उसे नहीं फॉलो किया है तो ईयरली में यही 2 मैगजीन फॉलो कर लो, बाकी कुछ भी भटकने की जरूरत नहीं है। मैं कोशिश करूंगा कि लास्ट में 500 या 600 MCQs अगर पॉसिबल हो पाया मेरे को, तो मैं उसे भी करा दूंगा करंट अफेयर्स पे आधारित। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।